एज एक्सपेक्टेड। एक तरफ वो बता रहे थे कि एनरोलमेंट्स बंद हो रही हैं, एक तरफ मतलब लोग पहले दिन भी पूरा नहीं आना चाहते। तो क्या अकाउंटिंग में भी ऐसा ही था? उधर तो जोशो खरोश था। पहली रीज़न पता लग गई ऑडिट में फेलियर की, कि पहले मतलब मैंने कोई आज से 4 हफ्ते पहले इनसे पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि 75 एनरोलमेंट्स हुई हुई हैं और अभी क्लासेस के करीब होंगी ज़्यादा एनरोलमेंट्स। तो 4 हफ्ते पहले जो 75 एनरोलमेंट्स थी इस कमरे में, मुझे तो इस वक्त 35 बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो बाद वाले पता नहीं कितने आए और क्या वो हुआ, तो ये तो 1/3 ऑफ द पर्सन भी इस वक्त सामने मौजूद नहीं है। तो क्या पहले दिन से लोग ऑनलाइन पे चले गए होंगे, या आज सुबह की क्लासें लेने के बाद सो गए होंगे, फिर उठ नहीं सके होंगे? असल में टाइम टेबल कुछ इस तरह है कि शुरू हो जाता है अपने ग्रुप बी के बाकी सब्जेक्ट। हाँ, FR2 बिल्कुल सुबह के वक्त होता है, MFA दरमियान में कहीं होता है, ये सिर्फ सी लॉग जुड़ा हुआ है। तो और एक MFA इसके एक तरफ 1 घंटे के फासले पे है, नहीं 2 घंटे के फासले पे, और एक MFA दूसरी तरफ, वो तो कनेक्ट हुआ हुआ है। इधर वाला 4 बजे के आसपास वाला MFA कनेक्ट हुआ हुआ है, पीछे वाला MFA जो है वो 1 बजे ख़त्म होता है, तो 1 से लेके 3 बजे तक जो है वो गैप है। तो फिर उसमें बच्चे निकलते हैं किसी दूर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर वहीं रह जाते हैं। फिर वहाँ से वो कोई अल्लाह के तो उसके लिए अल्लाह के काम को बढ़ाने के लिए आगे निकल जाते हैं, और फिर वो इधर वापस नहीं आ पाते, जो कि गैर शरई यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है उसको ज्वाइन नहीं कर पाते। तो खैर सिर्फ मकसद आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना था कि करते क्या लोग, थ्योरियों के साथ होता क्या है। मैं ऑडिट को कहता हूँ ये मजलूम पेपर है, मुश्किल पेपर नहीं है। थ्रू आउट पाकिस्तान में इसको मुश्किल पेपर कह के पढ़ाया जाता है, मैं इसे मजलूम पेपर कह के पढ़ाता हूँ। ये बेचारा बच्चों की गैर तवज्जोही का शिकार हो जाता है। खैर इस तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो जो नई क्लास में होता है टीचर का इंट्रोडक्शन एंड फलाना फलाना, आप सब तो जो है ना वो कुछ ना कुछ जानते ही हैं, कुछ गुजारा। और दूसरा ये है कि अगर आप क्लास में आए हुए हैं तो आपने कहीं ना कहीं से मशवरा लिया होगा, तो आप क्लास में आए होंगे, या फ्रंट ऑफिस वालों ने कहा होगा कि अच्छा 2000 ऊपर देते हैं आपको, ये वाली क्लास भी दे देते हैं, वो तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि ऑडिट क्या है। हमारा आज का टारगेट है कि हम ऑडिट को समझें, इसके पेपर पैटर्न को देखें। अगर आपने इससे पहले मेरे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले एनालिसिस पेश किया जाए, पहले हम देखें वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टुकड़े करें, फिर उनको आराम से साथ साथ लेके चलें, समझें और कवर करें। इस सारे उसमें एक थीम ये होता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान बना के पेश किया जाए। ऑडिट के बारे में ना मिथ्स थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ऑडिट डरा के पढ़ाया जाने वाला पेपर है। मैं ICAP में भी 1.5 साल पहले एक रिवीजन क्लास में खड़ा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे बड़े डरे हुए और बड़े सहमे हुए से थे कि सर वो वाला टॉपिक कैसे कवर होगा, वो कैसे कवर होगा। और बाय द एंड ऑफ दैट उन्होंने कहा कि जी वो तो वाकई सारा कुछ हमने देखा, सारा सिलेबस भी कवर हो गया और बड़े सुकून से हो गया। तो होता ये है कि एक अप्रोच ये है कि इतना डरा दिया जाए कि आप डर के पढ़ना शुरू कर दें, और एक ये है कि आपको एनेबल किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि जब तक स्टूडेंट एनेबल नहीं होगा तब तक जो है बात नहीं बनेगी। आप एनेबल हो गए तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। बस इसमें मुझे एक अजम्पशन लेनी पड़ती है कि आप अच्छे लोग हैं। ये काफ़ी गलत अजम्पशन होती है। ये अजम्पशन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के टीचर नहीं लेते। जवाद साहब ये अजम्पशन कभी भी नहीं लेते। वो आपको होमवर्क देने के बाद भी अगले दिन खुद ही होमवर्क करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको होमवर्क देना ना देना बराबर है। मैं ये अजम्पशन लूँगा कि अगर मैंने आपको घर से कुछ पढ़ने का कहा तो आप पढ़ के आए, क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो थ्योरी में गुजारा नहीं चलता। न्यूमेरिकल में आप नहीं करके आए कोई बात नहीं, अगले दिन टीचर क्लास में कराएगा, हो जाएगा। थ्योरी घर जाके पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ हम ना थोड़ा सा एक मज़े की अप्रोच के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जब भी किसी बच्चे से जब ऑडिट को डिस्कस करेंगे वो कहेगा अच्छा ऑडिट पढ़ रहे हो यार, ऑडिट तो 2 अटेम्प्ट्स में पास होता है। एक कॉमन बात जो मार्केट में चलती है कि ऑडिट साल में पास होता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे 65-70% रिज़ल्ट है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह।
औसतन हमारा ये रिजल्ट चल रहा होता है ऑडिट में। क्योंकि मैं बच्चों को ये नहीं कहता कि आपने साल में पास करना है, मैं कहता हूँ आपने 6 महीने में पास करना है। लेकिन जो डर है ना, उस डर को हटाना है। एक स्टूडेंट ने, क्लासेस चल रही थी, 2-2.5 महीने की क्लासेस हो गई थी, बीच में एकदम से मुझे कहा कि सर मुझे एक कन्फ्यूजन है। मैंने कहा जी बताएं। सर आप जब क्लास में कोई टॉपिक कराते हैं ना तो वो तो समझ आ जाता है। मैं कहा फिर? सर फिर आप उसकी स्लाइड्स दिखाते हैं। मैं कहा हाँ। सर उधर भी समझ आ रही होती है बात। मैं कहा अच्छा फिर? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं जब घर जाता हूँ, मैं किताब खोलता हूँ तो किताब में भी वही बात वैसी लिखी होती है और वो भी समझ आ रही होती है। अब मैं परेशान हो रहा, मैंने कहा प्रॉब्लम ज़रा सामने आए। मैं कहा फिर प्रॉब्लम? कहता सर पास पेपर्स को हाथ लगाते हैं ना, पास पेपर जब देखते हैं तो जो आपने पढ़ाया होता है और जो किताब में हमने देखा होता है उससे वो आंसर भी हो रहे होते हैं। मैंने कहा तो फिर मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? सर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा रूममेट है, वो कहता है कि नहीं ये कुछ और चक्कर है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये जो है ना मतलब कुछ मतलब शायद कोई काला जादू है या पता है। यानी कि उसका ये मानना था मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आईकेएफ का सब्जेक्ट हो, कैफ का आखिरी सब्जेक्ट हो और मुझे भारी क्यों नहीं लग रहा, मुझे क्यों नहीं तकलीफ़ हो रही, मुझे क्यों मतलब पास पेपर देख के फ़ौरन से क्यों समझ आ रहा है कुछ गड़बड़ है। मतलब वो इस बात पे परेशान था कि उसे परेशानी नहीं हो रही। तो पॉइंट यही है कि परेशान करके नहीं पढ़ाना, डरा के नहीं पढ़ाना, समझा के पढ़ाना है, जिसकी वजह से एक बड़ा अच्छा पास रेट है। ऑडिट के अंदर वी क्लेम, अल्लाह का शुक्र है, एक टाइम था हम आईकेएफ से कंपेयर करते थे कि आईकेएफ में थे पास, एक ज़माना था आईकेएफ में पास होते थे 60, 62, 65, 70, 75। तो फिर हम वो करते थे कि हमारे इतने बच्चे पास और आईकेएफ के इतने पास। फिर आईकेएफ ने नई स्कीम में, ये जो 2013 वाली स्कीम थी, उसमें ये सब्जेक्ट काफ़ी रिलैक्स कर दिया। फिर आईकेएफ की अपनी किताब आ गई, लोग पहले ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स वगैरह से पढ़ रहे होते थे, तो अब ये सब्जेक्ट काफ़ी हद तक डूएबल हो गया है और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना इसके बारे में चहमगोइयाँ हैं, जितना लोग डराते हैं। डराने वाले तो कॉस्ट को भी बहुत मुश्किल पेपर कहते हैं, लेकिन जिसको समझ आ जाए उसको मुश्किल नहीं लगता। डराने वाले तो बिज़नेस लॉ से डरा देते हैं, ठीक है, तो ये तो फिर ऑडिट है, ऑडिट से तो फिर डराना लॉजिकल है, डराया जा सकता है। तो ये ऑडिट का पेपर है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है, किस तरह से है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ और मैं आपको बताऊँ कुछ फैक्टर्स, मैं आपसे पूछूँगा ऑडिट एंड एश्योरेंस पेपर के क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपने सुना होगा आपके दोस्तों से, अपने सीनियर से, क्या परेशानी है, ये क्यों फेल होता होगा। ठीक है सर, आतिफ एग्जाम्पल्स कम करवाते हैं, एग्जाम्पल से क्या मुराद है? ठीक है, हाँ इस, हाँ ये सिर्फ आईकेएफ के पास पेपर दिखा देते हैं बस, यानी कि सिर्फ आईकेएफ के 2009 से लेके अभी तक के सारे पास पेपर दिखा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेशी किताब का एक सवाल आपने क्या करना है, एसीसीए में 25 नंबर का एक सवाल आया हुआ है, जिसको देख के बच्चा डर तो जाएगा। मैं सब लोगों को एक कागज़ दे दूं, ये सवाल है जी, ये एसीसीए का सवाल है, आपको हो बड़ा जालिम सवाल है, करते रहें और उसके बाद में 1 घंटे तक आप करते रहे, फिर मैं आगे कहूँ देखो इस सवाल को ऐसे 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 करना था, तो आप कहेंगे सर ज़बरदस्त, आईकेएफ में ऐसा सवाल आएगा। मैं नहीं, आईकेएफ में तो आईकेएफ के पास पेपर जैसा सवाल आएगा, ये एसीसीए का सवाल था प्रैक्टिस के लिए। तो आप एंड पे कहेंगे कि भाई मेरा मतलब 1 घंटा आपने ज़ाया कर दिया। पॉइंट ये है कि मैंने बताया ना कि डराना आसान है। डराने के लिए क्या होगा कि मैं विदेशी बॉडीज़ के सवाल लाऊं और किताब में भर दूं। मैं किताब में वो सवाल डालूंगा जो आईकेएफ ने पूछा। अगर 2009 से लेके 2022 तक आईकेएफ के सवाल आपको समझ आ रहे हैं, तो क्या डराने की ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊं कि श्रीलंकन बॉडी में बड़ा मुश्किल सवाल आया है और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फिर जब आप पास पेपर करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पास पेपर में एक ट्रेंड रिपीट हो रहा होता है। एक चीज़ समझ आ गई, वो रिपीट। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं आपको पहले बताऊं, फिर मैं आपको आईकेएफ के पास पेपर दिखाऊं, उनको करने की अप्रोच बताऊं और आपसे टेस्टिंग करूं, तो आपको समझ आएगा कि हाँ हमने वो कर लिया जो आईकेएफ लेवल का है। फिर वो एरिया जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो एरिया जिसके सवाल फिरंगी बॉडीज़ के बेतहाशा हो सकते हैं। मैं सीए फाइनल भी तो पढ़ाता हूँ, मैं सीए फाइनल के सवाल उठा के दे दूँ, बच्चे 2 दिन तक अटके रहेंगे और कहेंगे वो सर ने बड़ी तूफ़ानी प्रैक्टिस कराई।
आपको पेपर तो वैसा नहीं आना ना, आपको पेपर जिस तरह का आना है हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यस, ये पॉइंट है, मैंने आपको बताया ना कि हम इसे बेचते नहीं हैं पेपर को, यानी इसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते। ऊपर से मैं एम्बेसडर्स भी नहीं रखता, मेरा एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं जब 2000 बच्चे बिजनेस लॉ के पढ़ा रहा था तो एक जगह किसी ने सवाल पूछा, जी वो बिजनेस लॉ के बेस्ट टीचर, पहले 28 कमेंट तक मैं था ही नहीं। मेरे बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट था उसी अटेम्प्ट में, मैं 2000 बच्चे पढ़ा रहा था और 28 कमेंट में मैं नहीं था, क्योंकि वहाँ पे गेम और चल रही होती है। तो हम लोग उस तरह से बेचते नहीं। अब जैसे शेरशाह कैंपस है, ये तो बेचारे फेसबुक पे नज़र ही नहीं आते कहीं, बच्चे सबसे ज़्यादा ये पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शोर शराबा नज़र नहीं आता को बहुत ज़्यादा। ये एक प्रॉब्लम है कि हम ना थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, काम को बेचने पे ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल सही है उनका एनालिसिस कि मैं एक्स्ट्रा सवाल नहीं कराता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सवाल सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने एक टॉपिक समझ लिया, वही बात है कि बच्चे ने कहा कि सर आपने कराया वो हो गया, पास पेपर देखिए वो भी सारे हो गए, तो मैं परेशान क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने श्रीलंकन बॉडी का सवाल नहीं दिया, और मैं क्यों दूँ वो सवाल? आप बात समझ रहे हैं? एक टॉपिक समझ आ गया और आपने 2009 से लेके अब तक के सारे पास पेपर देखे और आपने कहा अरे वाह ये तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि इस टाइम में मैं आपसे कहूँ देखा आपको टॉपिक आ गया, मैं आपसे कहूँ नहीं आपको नहीं पता, ऑडिट के अंदर तो इतनी बड़ी वैरायटी हो सकती है, और मैं आपको 3 सवाल दूँ, वो 3 सवाल दूँ, आपका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाए। और फिर आप अपने दोस्त से पूछें यार ये क्या है, तो वो कहे ऑडिट मैंने कहा था ना 2 अटेम्प्टों में पास होता है। एक अटेम्प्ट तो पढ़ने के लिए चाहिए, दूसरे में प्रैक्टिस करनी है। तो पूरे वॉल्यूम बने हुए होते हैं और उसमें अन्य सवाल होते हैं। हमारे एक ही वॉल्यूम के अंदर सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। और मज़े की बात है कि जो मुख्तलिफ किताबें रेफ़र हो रही होती हैं उसमें आईकेएप के सारे पास पेपर्स नहीं होते, वो पास पेपर होते हैं जो मुश्किल वाले होते हैं और उस अप्रोच को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमने आसान बना के पढ़ना है। और उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि जी हमें थोड़ा सा मुश्किल प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वीकली एक टेस्ट भी तो हो रहा होता है, उसमें कुछ अपनी पसंद से कुछ थोड़े से तकलीफ सवाल भी होते हैं। तो इसलिए बस ये एक फ़र्क है अप्रोच में कि डरा के नहीं पढ़ाना, सुकून से पढ़ना है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सेशन एंड तक, मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक टॉपिक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। 2009 से लेके अब तक कोई 24-25 अटैम्प्ट्स में 15 टोटल सवाल हैं। कुछ अंदाज़ा है कि कितने टाइम में ये टॉपिक कवर होता है पाकिस्तान में किसी भी जगह? 2.5 महीने। 2.5 महीने। सवाल कितने हैं? 24-25 अटैम्प्ट्स में 15। लेकिन इसके अंदर आप खेल खूब सकते हैं, खींचा बहुत जा सकता है। चलो भाई आज सेल के प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, हाँ भाई सेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अब जनाब प्रोसीजर्स पे बात हो रही है, पता लगा आखिरी 2001 में सेल्स के प्रोसीजर आए थे, लेकिन पूरा एक दिन सेल्स के प्रोसीजर पे लग जाएगा, पूरा एक दिन परचेज के प्रोसीजर पे लग जाएगा। हम क्या करेंगे, मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा, मैं आपसे कहूँगा सेल पूछें, परचेज पूछें, फलाना पूछें, ये 6 स्टेप हैं, ये 6 स्टेप लगाएंगे आपके सारे प्रोसीजर बन जाएंगे। उस टॉपिक को कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैं आईकेएप में गया तो आईकेएप में बच्चों ने ये कहा कि सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये आपने 5 दिन की रिवीजन क्लास रखी है, 5 दिन में तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं खत्म होंगे। मैंने कहा वो तो 1 घंटा रखा है हमने, तो 1 घंटे में कैसे खत्म होंगे? अच्छा, वो इतने डरे हुए थे कि उस 1 घंटे में मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलॉन्ग विद वो 15 के 15 पास पेपर करा दिए, क्योंकि वो एक अप्रोच है। अगर आपको ऑडिट करने की समझ आ जाए ना कि हमने ये 6 तरह के प्रोसीजर लगाने होते हैं, तो एरिया जो मर्जी हो आपने वो 6 प्रोसीजर उठा के उस पर अप्लाई करने होते हैं। तो खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हम वो लॉजिक पे बात कर रहे होते हैं, बट हर दफ़ा मुझे ओरिएंटेशन में लोगों को बताना पड़ता है कि डरना नहीं है, इसलिए कि हमारे बच्चे ज़्यादातर दूसरों से पूछ के परेशान रहते हैं कि तुम्हारा टीचर डरा क्यों नहीं रहा अभी तक तुम्हें। जो टॉपिक करते हुए जिस जगह पे आप कहेंगे सर अब इस टॉपिक के हमसे सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, हम उस टॉपिक पे रुक के महीना लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सॉल्व हो रहे हैं, चीज़ समझ आ रही है और हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक रीज़न पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं टेस्टों को क्लास की प्रैक्टिस मानता हूँ कि टेस्ट में आप जब सवाल सॉल्व करें तो सेशन में हम तकरीबन कोई 120 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ख्याल में 120 सवाल टू मच होते हैं, यानी कि मैं अक्सर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके पास पेपर खोल के और आपसे कहूँगा हाँ जी आए जी सवाल बाय सवाल चलते हैं, पता लगेगा कि पूरे पास पेपर में 22-23 सवालों में 3 सवाल होंगे जो लॉजिकल होंगे, और वो 3 को जब गौर से देखेंगे तो पता लग जाएगा वो ऐसे सॉल्व होने थे। इसके चैप्टर वाइज चल रहे होंगे। अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच पे भी आएंगे, जो ऑडिट का एक प्रॉब्लम है।
ऑडिट पूरा वैसा नहीं है जैसा लोग इसके बारे में समझते हैं। ऑडिट लोग समझते हैं कि सिर्फ लॉजिकल पेपर है, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ रट्टा है, दोनों गलत है, ये मिक्स है। ये सारी मिथों पे हमने यहीं पे बात करनी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन सिर्फ लोगों को ये बताने में गुजार देता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है, ये मजलूम पेपर है, इसका डरावा बहुत है, इसके बारे में परेशान लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये उतना परेशान करने वाला पेपर नहीं है। और क्या सुना हुआ है ऑडिट के बारे में? इनके सवाल बड़े अजीब से होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और ऑडिट के मसले बस इतना सही सुना है? कुछ तो और सुना होगा। पिछले पेपरों से काफ़ी लिंक होता है, ये बात बड़ी अच्छी है। और क्या चीज़? R2 इसके लिए मस्ट है, ये बड़ी मज़े की बात है, इसके ऊपर भी बात होगी। और ऑल डन। मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं। पहला और सबसे अहम मसला अंडरस्टैंडिंग है। लोग इस पेपर को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं काम चलता। ये प्योर समझने वाला पेपर है। बी लॉ में, सी लॉ में मैंने आपसे कहा रजिस्टर बनाएं, रट्टे मारें, लिखें, याद करें। मैं यहाँ पूरे सब्जेक्ट में 2 जगह आपको रट्टा मारने का कहूँगा, एक डेफिनेशन है छोटी सी और एक जगह रिपोर्ट के कंटेंट है। उसके अलावा किसी जगह कोई रट्टा नहीं है, टोटल लॉजिकल पेपर है। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, रिटेंशन या माइंड मैप्स के पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड में ये 3 तरह की बातें, उसमें ये वाली बात है, ये वाली बात है, ये वाली बात। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ नहीं आता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि समझ तो आ जाता है लेकिन उनके जहन में नक्शा नहीं बनता कि ये स्टैंडर्ड किस तरह से। तो जिन जिन टॉपिक में एक से ज़्यादा बातें होंगी, हम यहाँ फ्लो चार्ट बना के उसकी शाखें बना के कि इसमें ये 2 कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर आगे से ये 3 बातें, इसके अंदर आगे से ये 2 बातें हैं, हम इस तरह से कर रहे होंगे। तीसरा इसमें मसला ICAP के सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक सी लॉ बी लॉ में होता था कि ये 3 तरह के सवाल हैं, या इस तरह का सवाल होगा, या इस तरह का, या इस तरह का। यहाँ पे आपको तकरीबन हर टॉपिक में डिफरेंट तरह का सवाल मिलेगा। तो जिन टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा गहराई है, जिन टॉपिक्स के अंदर लॉजिकल सवाल आता है, वहाँ हर टॉपिक में मैं रुक के बताऊंगा कि इसके सवाल को आपने कैसे करना है। इसके सवाल को करने के ये 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में ये चीज़ लिखनी है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। फिर आप चाहे 40 सवाल करें, चाहे 100 सवाल करें, वो एक ही पैटर्न पे होंगे। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। राइटिंग इश्यूज़, राइटिंग का इशू सबसे बड़ा है। मैं एक तजर्बा करता हूँ। आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा होगा? FR1 पढ़ा होगा, उसके साथ थ्योरी में क्या पढ़ा होगा? बी लॉ वगैरह पढ़ लिया होगा, सी लॉ पढ़ लिया होगा, बी लॉ। FR1 के कोई से 3 मशहूर टॉपिक्स बताएं। IS 16 जी, IS 23 7 चलें। इसमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो सकती है, हर बंदे की अपना अपना एक लिस्ट हो सकती है। मैं एक अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ, IS 16 के कितने सवाल लिख के प्रैक्टिस किए थे टोटल 6 महीने में? जी, जो टोटल प्रैक्टिस किया आपने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक 6 महीने में, कितने पास पेपर के सवाल किए होंगे लिख के? सर टोटल मतलब सर के सवाल, पास पेपर, सवाल कितने किए हाथ से? 20-25 ही होंगे, बस इतने ही होंगे। ये कितना आजिज़ी के साथ इन्होंने 20-25 बोल दिया जी। और कोई? इतने ही? 10 से 12, 10 से 12, 15, 10 से 12, 15, 20 से 25, क्या एवरेज निकालूं? 17। IS 23 कितने सवाल लिख के किए? 5, 6, 12, 13, 7, 8, 12। मैं टोटल बता रहा हूँ, सारा टाइम एंड पे आखिरी महीने में पास पेपर की प्रैक्टिस, दरमियान में प्रैक्टिस, क्लास के साथ प्रैक्टिस, सही बताना है। 15 होंगे, 6 से 7 होंगे, 6 से 7 यानी आपने पहली दफ़ा टॉपिक किया क्लास के साथ ये, फिर बाद में प्रैक्टिस, टोटल मिला के 6-7 सवाल। कमाल है, आप तो बड़े जीनियस हैं।
भाई वो सवाल दोबारा अगर किया है तो किया तो है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी तो हुई ना, मेहनत तो लगी। 14, 15, 20, 28, 23, 20 की एवरेज निकाल लेते हैं। आइए 7, 15, 18, और आपको एक एक दफ़ा याद आ रही है, आपने 2-2, 3-3 दफ़ा भी किए होते हैं। कितनी एवरेज लिखूँ यहाँ? हाँ जी 20। अच्छा एक बात है, कुछ छोटे टॉपिक हैं, कुछ बड़े टॉपिक हैं। बड़े टॉपिक्स की थोड़ी कम प्रैक्टिस होती है, जैसे फाइनल अकाउंट है, उसके शायद आप लोग 6-7 सवाल करते होंगे। 6-7 तो सही करा देते होंगे। चलें, औसतन पर क्वेश्चन पास पेपर्स के सवाल या प्रैक्टिस सवाल जो आप लिख के करते हैं, वो मैं मरी से मरी एवरेज 18 लगा लेता हूँ। टॉपिक्स कितने हैं FR1 में? 11। ICAP की बुक के मुताबिक 11, और वैसे सर की बुक के मुताबिक 12। तो 11, 12, 13, 12 एवरेज ले लूँ। क्या जवाब आया? 216। 216 सवाल आपने लिख के किए हैं। एक सवाल 5 मिनट लेता होगा। फाइनल अकाउंट का सवाल पहली दफ़ा कितना टाइम लेता है? 1 घंटा। दूसरी दफ़ा 50 मिनट। चलते चलते जो आपका बड़ा फाइन टाइम आ जाता है वो कितना होता है? 35। तो हर टॉपिक में इसी तरह से होता होगा। कुछ में अच्छा चलें, आइए 16 का सवाल तो आप 2 मिनट में कर लेते होंगे। नहीं, ये पहली दफ़ा कितनी देर में होता है? 50 मिनट में। अगर मैं 40 से 1 मिनट की औसत निकालूं या 45 मिनट की औसत निकालूं तो कोई गलत तो नहीं है? कुछ सवाल आगे जाके बहुत जल्दी भी हो जाते होंगे, लेकिन शुरू में टाइम भी। 45 मिनट यानी 0.75 आवर। तो 216 को ज़रा 0.75 से मल्टीप्लाई करें। 162। 162 घंटे आपने प्रैक्टिस की है। FR1 लिख के प्रैक्टिस की है। बिजनेस लॉ की बात करते हैं। बिजनेस लॉ का कोई मशहूर चैप्टर बताएं। ऑफर, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलें, पार्टनरशिप का चैप्टर 11 उठा लेते हैं, नेगोशिएबल का चैप्टर 14 उठा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई मशहूर चैप्टर, चैप्टर 4। चलें जी, कितने सवाल लिख के किए? क्या हुआ? 4, 5, 4, 5 कहते हुए भी लोगों को ना मतलब घबराहट हो रही है। 11, चैप्टर 11 हर दफ़ा का सवाल है, यहाँ से कंफर्म सवाल है यहाँ से। अब समझ आया इसके साथ क्या होती है, ये राइटिंग का मसला क्यों बनता है। FR1 जो कि छोटा पेपर है के साथ आपको बीलो मिला, तो आपने FR1 को 162 घंटे दिए सिर्फ प्रैक्टिस एट होम, और बीलो को रगड़ दिया, और बीलो पास भी हो गई। और FR1 जो है ना, मतलब अल्लाह ना करे, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप थ्योरियों के साथ ये करते हैं, इस वजह से आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। ये अल्लाह भला करे, सीलो और बीलो के आधे तो रट्टे से निकल जाते हैं। वो अगर 35-40 नंबर का रट्टा ना है पेपर में, बच्चे फौत हो जाए। ऑडिट बहुत लॉजिकल पेपर है, यहाँ पे राइटिंग इज़ द इशू। क्योंकि मैं जितना मर्जी कोशिश करूँ और आपसे कहूँगी कि आपने लिख के करना है, आप लिख के नहीं करेंगे। थ्योरियाँ क्लास में सुनी जाती हैं, घर जाके पढ़ी जाती हैं, पेपर में लिखी जाती हैं। ऊपर से इसके पास पेपर कैसे होते हैं? सवाल देखा, जवाब देखा, हाँ वही तो है, यही तो सोच रहा था। जवाब देखने के बाद सोचना शुरू करते हैं कि मैं ये कैसे सोच रहा था। मतलब इतनी जहमत भी नहीं करते कि सवाल के बाद एक दफ़ा अपने दिमाग को मौका दें कि वो एक जवाब आपको निकाल के दे, फिर उस सोल्यूशन के साथ मैच करें।
तो किसी चैप्टर के पास पेपर आधे घंटे में ख़त्म। ये प्रॉब्लम है थ्योरियों के साथ, बीलो सीलो में चल जाता था। ऑडिट में जब रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ से मार खाएंगे। तो ऑडिट का एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती, और ये सीनियर थ्योरी का मैच्योर पेपर है। बीलो और सीलो दोनों को जोड़ लेंगे, उनसे बड़ा सिलेबस है। जेन्युइनली एक अच्छा तगड़ा पेपर है, सीनियर पेपर है, मैच्योर प्रैक्टिकल पेपर है। तो इधर वो जो बचपन वाले मजाक हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब FR1 नहीं है, अब FR2 है, अब MFA है। तो जब FR1 आपको मिला थ्योरी के साथ तो आपने थ्योरी को घास नहीं डाली, तो FR2 अगर मिल जाए तो थ्योरी के साथ क्या होगा? ये ऑडिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कॉस्ट या MFA एंड FR2। ऑडिट इसलिए फेल नहीं होता कि ऑडिट मुश्किल है, ऑडिट इसलिए फेल होता है कि ऑडिट के बहन भाई बड़े ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। ऑडिट के इर्द गिर्द ऐसे पेपर सजे हुए हैं कि आपको ऑडिट का टाइम ही नहीं मिलता, और टाइम मिल भी जाए तो अभी आप पढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कोई दोस्त कंधे पे हाथ रख के कहता है तू ऑडिट कैसे पढ़ सकता है, ये तो अगली अटेम्प्ट में पास होना है। अच्छा चल ये बता, तुझे सारे पास पेपर आते हैं? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा श्रीलंकन बॉडी का सवाल आता है? कहा नहीं, वो क्या नहीं कराया था टीचर ने? गया। ओ भाई, वो सवाल जो ICAP ने पूछे हैं वो अगर मुझे आते हैं और ICAP उसी तरह के सवाल पूछ रहा है, तो मैं क्यों जाके देखूं कि श्रीलंका में किस तरह के सवाल आते हैं। और श्रीलंका के सवाल जब तक टीचर ने रोप डालने के लिए या अपने पेपर को मुश्किल बनाने के लिए नहीं कराया, तो तब तक मैं तो रुल जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑडिट, मुझे कई दफ़ा दिल करता है कि मैं भी अपनी अप्रोच बदलूँ और मैं मुश्किल बना के पेश करूँ, शायद लोग पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर दफ़ा के हमारे रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। 65, 70, 75% औसतन अल्लाह का शुक्र है इस रेंज में रिजल्ट आते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को डरा के नहीं, लोगों को समझा के पढ़ा रहे हैं। और आपने देखना है, आप चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह से नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच लोगों को नहीं आती। वो हर चैप्टर को रटा मारना शुरू कर देते हैं या हर चैप्टर को देख के डरना शुरू हो जाते हैं। हर चैप्टर का अलग अलग मिजाज है। कुछ चैप्टर हैं जो प्योर रटा हैं, कुछ चैप्टर हैं जो प्योर लॉजिकल हैं, कुछ चैप्टर हैं जो दोनों की मिक्सिंग है। तो अगर रिसर्च के साथ आए ना तो फिर मज़ा भी आता है। मेरी थोड़ी सी गलत आदत है कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर रहा होता हूँ, पता नहीं बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या नहीं होते। एक चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच होती है। ये 1 से लेके 15 तक जितने चैप्टर हैं ICAP के वो लिखे हुए हैं, और उनके आगे 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, मिक्स। नॉलेज बेस्ड का मतलब है जहाँ से नॉलेज वाले सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है जहाँ से प्योर लॉजिकल सवाल आ रहा है। मिक्स का मतलब है कि एक ऐसा सवाल जिसमें थोड़ा सा रट्टा, थोड़ी सी लॉजिक, या पार्ट ए रट्टा पार्ट बी लॉजिक, या किसी अटेम्प्ट में लॉजिकल और किसी अटेम्प्ट में रट्टा। चैप्टर 1 कंप्लीट यूनिट नॉलेज बेस्ड है, सिर्फ यूनिट 3 कंपनी लॉ की एक एप्लीकेशन है, वो प्योर लॉजिकल है। जब हम चैप्टर 1 में इस एरिया पे आएंगे, चैप्टर 1 का बाकी सब कुछ हम पहले वीक में कवर कर लेंगे और अगले वीक सिर्फ ये कर रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और फिर इसका टेस्ट भी कर रहे होंगे। फिर मैं इसकी अप्रोच भी बता रहा हूँ कि आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। चैप्टर 2 प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉलेज बेस्ड। चैप्टर 3 के अंदर ये मिक्स है, यहाँ से हमेशा लॉजिकल सवाल, यहाँ से हमेशा सीधा सवाल। चैप्टर 4 यूनिट 3 को छोड़ के हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूनिट 3 लॉजिकल भी आ सकता है, मिक्स। चैप्टर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा, चैप्टर 8 सीधा सीधा, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 सीधे सीधे से। तो यू कैन मार्क अ गुड नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि खाली नॉलेज से कवर हो जाते हैं। अब होता ये है कि जब आप ऑडिट का पेपर देखते हैं ना तो तकरीबन 3 या 4 सफ़े का होता है, और पहले 1-1.5 सफ़े में इतने हैवी से सिनेरियो होते हैं कि उस वक्त ही ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। एक पेपर आया, पहले 2 सफ़े पे तो जिन सिनेरियोज बने हुए थे और बच्चे घबरा के उन्होंने कहा हमसे नहीं होता। आखिरी सफ़े पे 43 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाले सवाल थे एक सफ़े पे। अब सोचें एक सफ़े पे 43 नंबर के सवाल होंगे तो सवाल किस साइज़ का होगा? 2 या 3 लाइनों में लिखा हुआ होगा। 43 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सफ़े के ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन पहले 2 सफ़ों ने इतना डरा दिया कि अगले उन 43 में से, जिसमें से आराम से 38-39 नंबर लिए जा सकते थे, वो नहीं ले सके। तो अप्रोच ये है कि हमने समझ के करना है, हर सब्जेक्ट को अन्य रटा नहीं मारना शुरू कर देना और हर सब्जेक्ट को लॉजिकल नहीं समझना। हर चैप्टर को, हर चैप्टर की अलग अलग अप्रोच है। मैं हर चैप्टर शुरू करते वक्त भी आपको बताया करूंगा, ख़त्म करते वक्त भी आपको बताया करूंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ रट्टे वाली थी, कौन सी लॉजिक वाली थी। फिर पास पेपर्स की डिस्कशन के वक्त भी इस पर बात होगी कि देखें जी हमने रट्टे वाली बात की थी, ये देखें इस सवाल में रट्टा, इस सवाल में रट्टा, इस सवाल में रट्टा, इस सवाल में रट्टा। तो लॉजिकल तरीके से रिसर्च के साथ चलेंगे, जो
रिसर्च के साथ चलता है वो कम मेहनत करता है मगर अच्छी आउटकम होती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक सीनियर पेपर है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सीलो बीलो में आपने किसी वक्त पूरा हफ्ता छुट्टी कर ली, कोई मसला नहीं, आप अगले हफ्ते आए नया टॉपिक चल रहा है। ऑडिट में ऐसा नहीं करना, ऑडिट को पढ़ते रहना है। फिर दूसरा, अगर आप ऑडिट में हैं तो आई कैन फेयरली एज्यूम कि आप ग्रुप बी में आ चुके हैं। अगर आप ग्रुप बी में अभी तक नहीं आए या डाउट में है तो ऑडिट छोड़ दें। ये वज़नी पेपर है, भारी पेपर है, ये यकीन कामिल से पढ़ा जाता है, ये डाउट में नहीं पढ़ा जाता। कमतील और डाउट में चल जाएगा कि ठीक है कच्चा पक्का माइंड है, हल्का हल्का सा पढ़ लिया, वो छोटा पेपर है। ये भारी पेपर है, अगर आप अभी ग्रुप बी में आना आपका कंफर्म नहीं हुआ तो फिर ऑडिट मत उठाएं, ये तकलीफ देगा पेपर। जी मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके पास ग्रुप बी में 4 पेपर हैं, कंपनी लॉ, FR2, MFA और ऑडिट। FR2 से पहले MFA ये ऑडिट उठाना मुनासिब नहीं है। सीलो नामी एक छोटा सिलेबस वाला पेपर अगर मौजूद हो तो डायरेक्ट बड़े सिलेबस पे हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। बंदा चांस ऑफ सक्सेस बढ़ाए ना, या थोड़ा सा लोड अपना कम करे। तो ऑडिट MFA शुड बी द वेरी लास्ट चॉइसेस, जो कि आखिरी 2 पेपर बच जाएं तो ये 2 होने चाहिए। तो ये स्ट्रांगली सजेस्टेड है कि अगर पीछे कंपनी लॉ रहता है तो उसको उठाएं, ऑडिट मत उठाएं। और अगर 2-3 पेपर भी उठाने हैं तो ऑडिट शुड बी द लास्ट पेपर। ऑडिट MFA ये आखिरी पेपर, MFA से पीछे कॉस्ट पड़ी हुई हो, अच्छी बात है। और अगर आप देखें ना ग्रुप बी के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना उनके पीछे थोड़ी सी बेस इन्वॉल्व होती है। ये आई के अपने ग्रुप ए और बी का जो स्ट्रक्चर रखा है, सीलो बीलो आज़ाद है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैफ 6, कैफ 7, कैफ 5, 6 और 8, जो 7 और 4 हैं वो आज़ाद हैं। और इसी तरह से कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3। कैफ 3 की बेस कैफ 6 में बहुत हेल्प करती है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जब टाइम वैल्यू के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जब प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। बजटिंग का जो यहाँ टॉपिक आता है उसका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है कि इससे पीछे टारगेट कॉस्टिंग और वो वाले कॉन्सेप्ट आपके बेहतर हैं या नहीं है कॉस्ट के। तो MFA आइडियली कॉस्ट से पहले नहीं उठाना चाहिए। बहुत मजबूरी बन जाए तो कॉस्ट के साथ उठा के टीचर से ज़रूर पूछें कि सर जो कॉस्ट वाले टॉपिक्स हैं वो आप आगे कराएंगे या पहले कराएंगे। अगर टीचर पहले करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑनलाइन इधर उधर से पकड़ के कम से कम 2-3 टॉपिक्स आप तैयार कर लें। आइडियली कैफ 6 से पहले कैफ 3 दिया हुआ हो, पास हो ना हो कोई मसला नहीं, कम से कम कैफ 3 दिया हुआ हो। फिर कैफ 5 कैफ 1 के बाद होना चाहिए असूलन। कैफ 1 दिया हुआ है तो फिर कैफ 5 उठाया जाए। कैफ 8, 1, 5 दोनों, थोड़ा सा टैक्स और थोड़ा सा लॉ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैफ 8 में सबका क्यूमुलेटिव नॉलेज है। कैफ 8 का मतलब आप ऑडिट करने गए हैं। ऑडिट आप तब करने जाएंगे जब आपको अकाउंटिंग भी पता हो। यहाँ हमारे जो लॉजिकल सवालों के अंदर अक्सर सवाल ऐसे हैं, जैसे ये 705, 706 स्टैंडर्ड्स हैं, इनका सवाल ही ये आता है कि एक अकाउंटिंग का मसला दे देते हैं, FR2 या FR1 के किसी स्टैंडर्ड का। कहते हैं ये मसले के ऊपर उनसे बात करो, बहस करो और बताओ अगर ये मसला ठीक नहीं हुआ तो आप रिपोर्ट किस किस्म की देंगे। ये ऑडिट से ज़्यादा अकाउंटिंग का सवाल होता है। FR2 साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले पढ़ी हुई है तो तूफ़ानी बात है। लेकिन अगर आपने सोचा कि पहले मैं ऑडिट कर लूँ और बाद में FR2, तो ये एक अच्छा फैसला नहीं है। कम से कम 3-4 स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये थोड़ी सी गलत सिलेक्शन हो जाएगी अगर आपने FR2 से पहले ऑडिट उठा लिया। साथ में उठा लें, कोई मसला नहीं। हम जब इस टॉपिक पे पहुंचते हैं मैं उस वक्त रुक के पूछूंगा कि आपके टीचर ने आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड कराए हैं। फिर मैं इस टॉपिक के वो वाले सवाल आपको के साथ करा सकता हूँ जो स्टैंडर्ड आप कर चुके होंगे। फिर उस टॉपिक को हम होल्ड करेंगे और सेशन एंड पर जब आपके बाकी स्टैंडर्ड खत्म हो चुके होंगे तब हम उसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ग्रुप बी और ग्रुप ए में एक पूरी साइंस है। ये ग्रुप बी ग्रुप ए से बेस लेके आगे चलती है। ये रिस्ट्रिक्शन है ही इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपका ग्रुप ए सही हो नहीं रहा और आप ग्रुप बी के सब्जेक्ट देख के सोच रहे हो कि चलो तजर्बा करके देखते हैं शायद पास हो जाए। जी जी ठीक है, इन्होंने कहा लॉ पास है, लॉ
बड़े वाला लॉ पास है, तो आपके 2 पेपर पास हो गए। अब रह गए 6 और दिए कौन से? ठीक है, तो अब बचे कौन से? ठीक है, तो फिर R2 और ऑडिट साथ उठा रहे हैं, मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जी। मतलब हाँ, अब उसमें यही है कि मैं बता रहा हूँ कि FR2 और ऑडिट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है इकट्ठे पढ़ने में। उस सारी कहानी में मज़ीद क्या कहानी चल रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पीछे से 3 दिए हुए हैं और अभी थोड़ा सा डाउट है, तो जब डाउट है तो फिर एक भारी पेपर छोड़ दें। भारी पेपर कौन से हैं? आखिरी 2। मतलब मैं आखिरी 2 में MFA को काउंट करता हूँ। ये तरतीब आई कि आपने जो मर्जी रखी है, लेकिन स्टूडेंट जिस तरतीब से चल रहे हैं वो ये है कि पहली दफ़ा कैफ 1, 2 और 4, दूसरी दफ़ा 3, 5, 7 और फिर 6 और 8। ये सबसे लॉजिकल तरतीब बनती है जिसमें कोई खिचड़ी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सारी प्रोग्रेशन नज़र आ जाती है। एट एनी गिवन टाइम किसी भी जगह पे कोई गिफ्ट वगैरह इधर से कहीं मिला, अगर आप ग्रुप में प्रोग्रेस करके आ गए तो ठीक है, ऐसे लेके चलते रहें। जो भी गिफ्ट इधर या इधर से मिले ये आखिरी वाले 2 के साथ कवर कर लें। ये सबसे लॉजिकल कहानी बनती है। हाँ, अगर पीछे से वो दोनों एग्जाम्प्ट हुए हुए या वो दोनों पास हुए या इस तरह से, तो इसका मतलब है आप नॉर्मल उसमें नहीं आ रहे डेफिनेशन में, आपका एक स्पेशल सिनेरियो है। तो वो स्पेशल सिनेरियो का तो फिर स्पेशल हल होता है ना। इस वक्त मेरी सजेशन ये है कि FR2 बाद में और ऑडिट पहले पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि FR2 और ऑडिट दोनों हैं और उनमें से एक छोड़ने की ऑप्शन हो, तो ऑडिट शुड बी द पेपर जो छोड़ा जाए, ना कि FR2 छोड़ दिया जाए और फिर ऑडिट में भी परेशान रहें कि FR2 तो आता नहीं है। क्लियर? तो ये ओवरऑल चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, अगर आप गौर से देखें तो 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्योरली लॉजिकल सवाल लाजमी आता है, यानी कंफर्म है कि वहां से लॉजिकल सवाल आ रहा होता है। और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनकी हम बाकायदा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं और एग्रेसिव टेस्टिंग करते हैं। फिर आते हैं ये वाले टॉपिक्स। तो ये जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे लॉजिकल सवाल हैं, उसकी मैं बाकायदा आपको अप्रोच बता रहूँगा कि इसमें ये 3 स्टेप्स में तोड़ लेना है, 4 स्टेप्स में तोड़ लेना है, पहले इसको करना है, फिर उसको करना है, फिर पास पेपर की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट लिए जाएंगे। तो उसमें और जो रट्टे के शदाई लोग हैं उनको बहुत बड़ी गेम नज़र आ रही है कि चैप्टर 2 पूरा मिल गया, 5 मिल गया, 8 मिल गया, 10, 11, 12 ये सीधे सीधे मिल गए, 15 मिल गया। ये तो सीधे सीधे प्योर क्रैमिंग है। फिर एक फ्लो इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से चलें, कौन सी बेस बनाएं, और तो हम एक इस तरह का सीक्वेंस रख रहे होंगे जिसमें आपका सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर होता रहे और साथ साथ एक अच्छी ग्रिप भी बनती जाए। बात समझ आई? थोड़ा सा पास पेपर का एनालिसिस देखते हैं, ग्रिड क्या है और चीज़ें किस तरह से हैं। आपकी 4 ग्रिड्स हैं, 15 से 25 नंबर, 15 से 20 नंबर, 10 से 15 नंबर, और जो सब बचा सारा कचरा उठा के यहाँ डाल दिया 45 से 55 नंबर। 15 से 25 में आपका शुरू का फ्रेमवर्क है, ऑडिट क्या है, कैसे कहते हैं और एथिक्स क्या होती हैं। इसमें 200 सीरीज़ के स्टैंडर्ड 200, 210, 220 और कोड ऑफ एथिक्स। जिस तरह से अकाउंटिंग में आप लोग आदि हो चुके हैं, IAS 16, IAS 23, IAS 7, आप बोरोइंग कॉस्ट नहीं बोलते, आप IAS 23 बोलते हैं। इसी तरह से ऑडिट में भी मैं अक्सर स्टैंडर्ड के नाम बोला करूँगा। हो सके तो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दोस्ती कर लें, आप टॉपिक के नाम से भी दोस्ती कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोफेशनली दिस इज़ गुड कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड्स के नाम पता हो। कि मैं आपसे कहूँगा लो जी अब हम IAS 210 उठाया है हमने, अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड है और ये हम अगले 2 दिन तक 210 पढ़ रहे होंगे। तो दिस वुड बी गुड कि आप लोगों को बाय द एंड ऑफ सेशन इन सारे स्टैंडर्ड्स के नामों के साथ पता हो कि ये क्या चीज़ है। 22-23 के करीब स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बहुत ही छोटे से हैं, कुछ दरमियाने से स्टैंडर्ड है। तो वो ऑडिट के स्टैंडर्ड हम पढ़े होते हैं, वो ISA से शुरू होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और अलग अलग नंबर्स हैं। तो ग्रेड A में 200 सीरीज़ के 3 स्टैंडर्ड और कोड ऑफ एथिक्स है। ये बड़ी मज़ेदार सी ग्रेड है, 15 से 25 नंबर आई के अपने इसमें वेटेज रखी है। देन 15 से 20 नंबर की ग्रेड आती है, इसमें सिर्फ एक अकेला चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर ये सारी ग्रेड कवर होती है, लेकिन ये सबसे टेक्निकल चैप्टर है, ये हमारी किताब का सबसे आखिरी चैप्टर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इस पे सबसे एंड पे आएंगे। जब आपको पूरा ऑडिट समझ आ गया तो फिर हम इस टेक्निकल चीज़ को देख सकेंगे। देन कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग बाय द एंड ऑफ ऑडिट आपने क्या करना होता है। ये 700 सीरीज़ और इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, चैप्टर 14 का मैक्सिमम पोर्शन और चैप्टर 15, और देन जो बच गया वो यहाँ पे आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा पास पेपर्स को देखने की कोशिश करें, ग्रेड A में चैप्टर 1, 2
और 13। ये 3 चैप्टर आई के अपने कहा 15% से 25%, रीसेंट एग्जाम 19, 18, 20, 17 इस तरह से करके आपके पास आ रहे हैं। यानी आई के अपने जो ग्रेड दिया 15% से 25% की, वो उसका एहतराम कर रहा है। औसतन अगर मैं देखूं तो 20% ऑन एवरेज इन 3 चैप्टर से आया है। देन चैप्टर 3 को हम 2-3 एरियाज में डिवाइड करते हैं और चैप्टर 4 का एक टॉपिक इसके साथ ऐड करते हैं। इस ग्रेड को अगर हम देखें तो 15% से 20% आई के अपने का और औसतन 15% पूछ रहा है। और रीसेंट 2 नई स्कीम के बाद की अटेम्प्टें देखें तो 20-20। फिर ये पोर्शन है इधर जो बच गया बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो सारा इधर चैप्टर 14 का रिपोर्ट्स का पोर्शन और 15 आई के अपने 10 से 15% कहा, 15, 14, 18, 18, 18, 8, 20, औसतन 13%, यानी कि 10 से 15% वो कह रहा है। तो पिछली 2 अटेम्प्ट्स में 15-14 तक रहा है। तो ये पोर्शन चंद सेलेक्टेड चैप्टर्स में से आधी के करीब की कवरेज। इस एनालिसिस को हम एक डिफरेंट तरीके से भी देखते हैं। 15 चैप्टर्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 6 चैप्टर से पिछली दफ़ा 86 नंबर का पेपर आया है, 86, 77, 83, 67, ऑन एवरेज 72% ऑफ द पेपर 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। यानी सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है कि कुछ चैप्टर निखर के सामने आ गए कि रिपोर्टिंग वाला चैप्टर यहाँ से सवाल आना ही आना है, ये रिस्क वाला चैप्टर यहाँ से सवाल आना ही आना है, ये ऑडिट अप्रोच वाला चैप्टर यहाँ से सवाल आना है। तो ऑन एवरेज, और ये एवरेज कम हुई है, पीछे सिलेबस और होता था। रीसेंट सिलेबस या रीसेंट ट्रेंड अगर आप देखें तो यहाँ से एक अच्छी वेटेज आ रही है। तो ये 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपका मोर देन 70% ऑफ द पेपर आ रहा है आउट ऑफ 15। फिर सेकंड ग्रेड आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये कुछ उनको ऐड किया तो 18% तकरीबन यहाँ से आ रहा है। ये तो गलत हो गया, नहीं ठीक है। तो ये 90% इन 2 ग्रेड से। और फिर जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, हमने बड़ा ध्यान किया है यहाँ पे, कहीं भी वर्ड इंपॉर्टेंट गायब नहीं किया, किसी को लेस इंपॉर्टेंट नहीं कहा, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ताकि आप इसकी तस्वीर खींच के और फेसबुक पे डाल के ही ना कहें आदि साहब ने कहा ये वाले चैप्टर छोड़ दो, ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट सारी ही हैं, बस थोड़ा सा ग्रिड को देखने की बात है कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो थोड़ा सा गेम प्लान समझ आया, तरीके से पढ़ के रिसर्च के साथ चलना है। और उन बेवकूफ़ बच्चों की तरह से नहीं चलना जो 2-2.5 महीने तक पढ़ते रहे प्रोसीजर और बाद में पता लगे कि इसके तो सवाल ही नहीं आते। और मज़े की बात है, मैंने उन बच्चों से कहा, बच्चों ने आके कहा सर वो प्रोसीजर, मैंने कहा तो आते नहीं, नहीं सर हमने उसके 50 सवाल किए हैं। मैं कहा भाई तुमने किए हैं वो तुम्हारा मसला है, आई कैप में आज तक 15 आए हैं। नहीं सर वो जो है ना, वो आपने उसको टाइम देना है, वो जो है ना एक पूरा दिन उसके ऊपर रखना है। मैं भी ज़िद का पक्का था, मैंने भी 1 ही घंटा उसके ऊपर रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उन्होंने आके कहा कि सर ये तो हमें आज पता लगा है और वाकई आपने जो अप्रोच बताई है उससे सारे सवाल हो जाते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप लोगों को कैश फ्लो बनाना सिखाया जाए और 3 सवाल कराए जाए। एक अप्रोच ये है कि कैश फ्लो बनाना ना सिखाया जाए और 40 सवाल कराए जाएं। कंट्रोल अकाउंट की एक टीचर लॉजिक देगा, उसके बाद आपको 2 सवाल हाथ से करवाएगा और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या। और एक टीचर आपको 15 सवाल कराएगा जिसके बाद लॉजिक तो आपको समझ नहीं आई, लेकिन जिसमें भी वर्ड कॉन्ट्रा आएगा आपने उसको पुठी साइड पे डालना है, जिसमें भी सेल नज़र आए उसको आपने सज्जी साइड पे डालना है। मतलब वो आपने फिर टोट के खुद ही बना लेने हैं। आपको सवाल करने आते हैं, टॉपिक नहीं आता। मैं नहीं चाहता ऐसा। मेरी कोशिश ये है कि जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हो वो एनेबल हो, उसको टॉपिक समझ आए और फिर वो इस काबिल हो कि वो खुद से कुछ कर सके। तो अल्लाह करे कि मैं आप लोगों को काबिल लोगों की डेफिनेशन में शामिल कर सकूँ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि फ़ाइनल में हमें बड़ा मसला होता है, जब फाइनल में बच्चे आते हैं तो वो ऐसे को कोरे आते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक कागज़, जो रट्टे मार के अकाउंटिंग के पेपर रट्टे मार के पास कर लिए होते हैं, सवालों के रट्टे मारे हुए होते हैं। कॉस्ट का सवाल समझ आया या नहीं आया पूरा छाप आते हैं। एंड पे एग्जामिनर कमेंट में बेचारा रोते रोते कह रहा होता है कि भाई पूछ तो लेते मेरे से कि मैंने मांगा क्या है, मैंने प्रोसेस अकाउंट पूछा हुआ है, तुम अपने जनाब वो इक्विवेलेंट यूनिट्स और वो सारी की सारी कैलकुलेशन करी जा रहे हो, मैं तो सीधी सी बात पूछी थी। तो वो बस ये आदत थ्योरी में नहीं होनी चाहिए। ऑडिट में जिसको समझ आ गई ना, गेम आसान है। डन। और मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि 1 घंटा बहुत बड़ा होता है। आप देखें ना 3:05 पे हमने बातें शुरू की हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा आज टाइम। घड़ी बहुत स्लो हो गई है जी। हाँ, अब बुक की बात करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आई कि अपने इस दफ़ा रिवाइज एडिशन की बात की है, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है।
तो ऑडिट में इन्होंने मुझे बताया था कि मेरी किताब इनके पास मौजूद है। एक सेशन और अगले सेशन की किताब में फ़र्क तब आता है जब आईकेप चेंजेस करे। आईकेप ने ऑडिट में 0 चेंज किया है, तो मेरी पिछले सेशन वाली बुक इस सेशन में भी एप्लीकेबल है। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, अगर मैं इस सेशन में दोबारा उसे प्रिंट करता तो मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट के पास पेपर्स मजीद ऐड कर देता, वो एक अटैम्प्ट के पास पेपर मैं वैसे ही टेस्टों में ऐड कर दूंगा। आपके लिए अननोन होंगे, आपने सारे पास पेपर की प्रैक्टिस की हुई होगी, मैं बीच बीच में से ना 2-3 टेस्ट के बाद एक आध सवाल उस रेलेवेंट टॉपिक का जो रिसेंट पेपर में आया है वो आपको टेस्ट में नया सवाल बना के दे दूंगा, और जब उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी तो वो अटेम्प्ट भी आपकी कवर हो जाएगी। तो ये इनसे पूछना होगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि इनके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऑडिट की किताब आप लोगों को मेरे ख्याल में अर्ली मिल जाएगी ये, बल्कि उसामा भाई हमने भी एक दफ़ा इनसे पूछना है कि इनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये बस आप भी याद रखिएगा कि इनसे एक आइडिया ले लेंगे। तो इन्होंने बताया था कि इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। बीलो सीलो में तो मैंने ये किताब इन्हें नहीं दी, क्योंकि आईकेप ने लिख दिया है कि हम कुछ रिवीजन लेके आ रहे हैं। अब वो पता नहीं वो दो लाइनों की रिवीजन है या 25 सफ़े की रिवीजन है। तो ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट में सोर्स बुक आईकेप की किताब है, लेकिन इंतहाई मज़े की बात है कि ऑडिट के अंदर पता नहीं क्यों बच्चा आईकेप की किताब की तरफ ही नहीं जाता है। इस वक्त मार्केट में 2 स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं किताबों के, एक मेरी किताब और एक जो आप जिक्र कर रहे थे जिन टीचर का। 2 ही किताबें जो पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, यानी कि वो बाकी लोगों ने किताबें बनाना ही बंद कर दी। उन्होंने कहा फ़ायदा कोई नहीं, विकदी तो है नहीं। जिनको आईकेप की किताब का सीक्वेंस पसंद होता है वो मेरी किताब यूज़ कर रहे होते हैं, और जिनको एक ऑडिट का एक डिफरेंट सीक्वेंस पसंद होता है वो उनकी किताब यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरी किताब ज़रा यूनिवर्सल होती है कि वो बच्चे जो मेरे से नहीं भी पढ़ रहे वो भी उसे इस्तेमाल कर लें, ताकि वो आईकेप की किताब के साथ रखे। तो जैसे आपने बीलो सीलो वगैरह में देखा था कि आईकेप की किताब की समरी बनी हुई होती थी, इसी तरह से यहाँ ऑडिट की किताब है, लेकिन यहाँ सिलेबस बीलो सीलो से भारी है। उन दोनों को जोड़ दूँ तो उससे बड़ा सिलेबस ऑडिट का। तो यहाँ पर आपको उतना कम नहीं पढ़ना होगा डेली। हाँ, किसी भी दिन मेरा मतलब मैं नॉर्मली कहता हूँ कि पूरे सेशन में शायद 2 दफ़ा ऐसा हो कि 4 सफ़े से ऊपर जाएं हम, लेकिन हम 4 सफ़े तक एक दिन में, और आप लोग अगर पीछे सीलो बीलो देख के आए हैं तो वहाँ तो एक सफ़े पे 2 दिन लग जाते थे। तो यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होगी। फिर एक मसला, ये जो FR2 है, ये जो MFA है, ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं, टीचर्स खरामा चल रहे होते हैं, आहिस्ता चल रहे होते हैं। क्यों? चूँकि रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने पे बच्चे ड्रॉप होते हैं, कुछ नए बच्चे आते हैं। नए बच्चे अगर आके कहें हमें टॉपिक पीछे से दोबारा से कराएं तो टीचर भी, अच्छा रिज़ल्ट तक बच्चे भी कमज़ोर दिल के होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे होते, तो टीचर आहिस्ता चल रहे होते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद वो इतना क़यामत खेज़ रफ्तार पे आ जाते हैं कि आपके पास आपसे वो टीचर पकड़े नहीं जाते। जब वो टीचर पकड़े नहीं जाते तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं वो होता है ऑडिट, कि ये कोई गैर ज़रूरी सी चीज़ लग रही है, इसे साइड पे कर देते हैं, बाकी काम अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने इसका एक सलूशन निकाला था कुछ अटेम्प्ट्स पहले, और वो बड़ा कमाल काम करता है। हम रिवर्स चलेंगे। जिस वक्त वो खरामा खामोशी से धीमे धीमे आहिस्ता चल रहे होंगे, हम अपना चाल चलन शुरू करेंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते से। 3 तारीख हो गई, और दिसंबर के पहले हफ्ते तक हम मैक्सिमम ऑडिट ख़त्म कर देंगे। दिसंबर आना है, आपके बाकी टीचर तेज़ हो जाने हैं, दिसंबर आना है, मैंने स्लो हो जाना है। तो जिस वक्त आपको, उस वक्त फिर आपके पास इतना टाइम होगा, आप तसल्ली से FR2 को, MFA को, उन सारे सब्जेक्ट को टाइम दें। तो ये पहले 2 महीने मुझे दे दें, अगले 4 महीने उन्हें दे दें। और शुरू में वो वाकई स्लो भी चल रहे होंगे, आपको भी अंदाज़ा है कि पूरे रिज़ल्ट तक 1-1.5 टॉपिक ख़त्म हुआ होता है। इधर रिज़ल्ट तक हम लोगों ने 4 चैप्टर निकाल देने इंशाल्लाह। तो फ़ायदा ये होगा कि आप शुरू में ऑडिट को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे, आपकी बेस बन जाएगी। खुदा ना खास्ता रिज़ल्ट आने के बाद आपको ये परेशानी हुई कि मैंने ऑडिट देना है नहीं देना या किस तरह से करना है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी और आपने शुरू में पढ़ा होगा। फिर इसका एक और हल भी होता है। पहली बात ये है कि मेरी असम्पशन ये है कि ग्रुप बी में जो पहली दफ़ा आया है वो ऑडिट नहीं ले रहा। अगर ले रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अनलेस आप मजबूर हैं, आपके पेपर ही ये बच गए हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो ऑडिट मत उठाएं। ऑडिट डाउट में नहीं पढ़ा जाता। फ़र्ज़ करिए असम्पशन वैलिड है, आप सब कम से कम 2 पेपर पास करके बैठे हुए हैं। अगर आपने ऑडिट आज उठाया है तो इस वजह से उठाया है कि अभी आखिरी बच गए, 1-2-3 पेपर होंगे, तो फिर से ड्रॉप नहीं करना। रिज़ल्ट जो मर्जी आए, रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि FR1 रह गया, फॉर एग्जांपल कॉस्ट रह गया,
बट ऑडिट जिस पेस में चल रहा होगा फिर वो मज़ा ख़राब नहीं करना, फिर ऑडिट को लेके चलना है। आप कहें ठीक है FR1 में देता रहूँगा बाद में, ऑडिट एक ही गो में जम के पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें और उसको उसी गो में पास करें। उस मिथ को मत करिए आने दें कि ऑडिट 2 अटेम्प्ट में पास होता है। वो इसलिए पास होता है कि एक अटेम्प्ट में क्लासें लेते हैं, अगली अटेम्प्ट में पेपर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। ऑडिट की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो है मस्ट अटेम्प्ट करना है। और मैं मस्ट बार बार बोल रहा हूँ कि बाद में वीडियो देख के लोग ये ना समझें कि ये मस्त अटेम्प्ट है। तो ऑडिट को मस्ट अटेम्प्ट करना है, लाजमी अटेम्प्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। एक डिसीजन आज ले लें, ऑडिट पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना तो कल से ना आए, और अगर पढ़ना है तो फिर एंड तक पढ़ना है, ताकि वो टेंशन ही खत्म हो जाए। वरना रिजल्ट तक जितनी कच्चे माइंड से बंदा पढ़ रहा होता है ना, समझा नहीं जाता। और सीलो बीलो में बात और थी, ऑडिट की बेस सही ना बनी ना तो आगे भी नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। ऑडिट में एक लॉजिकल कनेक्शन है। बीलो सीलो में कॉलेज वाले पोस्ट रिजल्ट में बच्चे ऐड कर देते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता। ऑडिट में हम उन्हें मना करते हैं कि आपने बच्चों को रिजल्ट के बाद ऐड नहीं करना, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके होते हैं। तो इसलिए अगर ऑडिट नहीं देना तो अभी छोड़ दें, और अगर देना है तो फिर रिजल्ट जो मर्जी आए, आपने रिजल्ट को तो देखना ही नहीं है। आपने बस ये देखना है कि हमारा ऑडिट कहाँ तक चल रहा है। अगर इस इरादे से ऑडिट पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और वाकई ही आप एक गो में ऑडिट पढ़ के और उसे पास भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बस यकीन की ज़रूरत है, और डराने वालों से थोड़ा सा दूर रहना है। डराने वाले तो ये भी डराते हैं कि जी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, फलाना नहीं हो सकता, और आप करते आ रहे हैं। डराने वालों ने बिजनेस लॉ से, सी लॉ से आप लोगों को बहुत डराया है। तो लोग डराते हैं, डरा के पढ़ाते हैं। एक फिनोमेना है, नॉर्मली अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि डॉक्टर जब तक आपको डराए ना, आप उसको ज़्यादा फीस नहीं देते। वकील जब तक आपको डराए ना, आप उसे फीस नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली टीचिंग में भी ये चीज़ थोड़ी सी चल पड़ी है, टीचर्स की वजह से नहीं, कॉलेजेस की वजह से, कि कॉलेजेस को बेचने के लिए आपको डराना पड़ता है। ये सब्जेक्ट को, ये तुमने इधर ना पढ़ा तो बस तुम तो गए। हमारे अलावा तो पूरे पाकिस्तान में पास ही किसी का नहीं होता बच्चा। तो मतलब कहता अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो डर के नहीं, यकीन से करना है। अल्लाह का शुक्र है, अपने पुराने स्टूडेंट से जिससे भी आप मिलें, उनसे मिलें जो पढ़ के, जिन्होंने दिया और पास हुए। वो जो दरमियान में डर के चले गए क्योंकि उनको किसी और कॉलेज के किसी और बच्चे ने कहा कि वो श्रीलंका का सवाल तो तुम्हें कराया नहीं गया। मुझे वाकई बड़ी उलझन होती है श्रीलंका वाले सवाल पर, कि जब बच्चे को सारे सवाल आते हैं, अच्छा भला कॉन्फिडेंट बच्चा बैठा होता है कि चैप्टर 11 आ गया, मुझे 3 तरह के सवाल उसमें बार बार रिपीट होकर आ रहे होते हैं। अब वो 11 उसको अच्छी तरह से समझ आ गया, अचानक से उसको बांग्लादेश का एक अजीब सा सवाल दिखाया जाएगा और वो कहेगा मुझे ऑडिट नहीं आता। तो आपने जिसको पेपर देना है वो कौन है? ICAP। अगर ICAP को आपने पिछले 15 साल की ICAP को आपने समझ लिया है तो 15.5वें साल में ICAP बदलने वाला नहीं है। इस दफ़ा की अटेम्प्ट में बड़ा साफ नज़र आया है कि बहुत सारे पास पेपर्स कॉपी पेस्ट हुए हैं। इस दफ़ा के पेपर्स में, कॉस्ट के पेपर में 3-4 पास पेपर के सीधे सवाल कॉपी पेस्ट हुए थे। ऑडिट के अंदर पास पेपर की चीज़ें कॉपी पेस्ट हुई थी। तो उनके पास भी सोर्स वही है, वो उसी तरह की थीम पे बार बार मैं आपको चैप्टर 11 दिखाऊंगा। एक जुमला है, ICAP को इतना पसंद है कि हर दूसरी अटेम्प्ट में उसी जुमले से सवाल बनाता है, और इतनी ढिठाई और इतनी जो है ना, मतलब उसके साथ बेफिक्री से बनाता है जैसे किसी ने देखा ही नहीं कभी पास पेपर, और बच्चे को लगेगा नया सवाल है। वही सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। सिर्फ करना क्या है, हमने रिसर्च करनी है, हमने समझना है कि ICAP का क्या पैटर्न है और अपने आप को उसके हिसाब से डालना है। इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। अल्लाह करे आप लोग जो है वो मदद करने के लिए तैयार हों। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी हमारे पैटर्न से रिलेटेड, क्लासेस हमारी 6 डेज़ अ वीक हैं। वो सीलो बीलो वाले मज़े ख़त्म हो गए। वो उधर आप छोटे बच्चे थे, उधर वो सिलेबस भी हल्का था, और तो यहाँ पे 6 डेज़ अ वीक क्लास है। लेकिन अगेन टेस्ट वाली वही चीज़ है कि जिस वीक टेस्ट जिस क्लास डे पे होगा तो फिर वो वाले टाइम पे क्लास नहीं होगी। तो इफेक्टिवली कुछ वीक्स में 6 दिन और कुछ वीक्स में 5 दिन पढ़ाई और छठे दिन टेस्ट। लेकिन टेस्ट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। हर चैप्टर के साथ उसके पास पेपर डिस्कस हो रहे होंगे। अगर कोई पास पेपर टाइम की वजह से मिस हो रहे हो तो उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, कम से कम हमारा वो चीज़ मिस ना हो। तो ये पैटर्न है। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन, इधर रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, इधर रट्टा मारना ही नहीं है, इधर सिर्फ समझना है। खुद से अगर याद करना चाहें वो करना चाहें, क्योंकि रजिस्टर ना वो छोटे सब्जेक्ट है, वहाँ मेंटेन हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, यहाँ लिखने बैठेंगे तो रुल जाएंगे। जी, प्रैक्टिस आपको ये जो किताब मिलेगी, इस किताब में आपको हर चैप्टर के साथ उसके सारे पास पेपर के सवाल 2009 से जब से सॉल्यूशन आना शुरू हुए तब से लेके पिछली अटेम्प्ट तक के सारे मिल जाएंगे।
वो मौजूद होंगे। वो सब करने के बाद अगर आप कहेंगे सर हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ उस बच्चे को मैं कहूँगा कि अच्छा ये आप 100 सवाल पकड़ लो विदेशी बॉडीज़ के, अपने शौक से करना चाहो तो कर लो, हमारी क्लास की अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना जिससे हमने लड़ना है। जी, अब रिटन प्रैक्टिस किस तरह से है कि हर चैप्टर के एक तो जब लास्ट मंथ आएगा तो मैं आपको तकरीबन कोई 44 क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा जो लाजमी इन राइटिंग करने हैं आखिरी महीने में, वो तो आखिरी महीने है। हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद पास पेपर्स की एक डिस्कशन होगी क्लास में, और मैं आपको सजेस्ट किए करूंगा कि 3 सवाल आप आइडियली लिख के प्रैक्टिस करें। जो असल प्रैक्टिस है वो इन टेस्टों में होनी है। इन टेस्टों में प्लस मैं क्लास में कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मिला के 125 के करीब सवाल है जिसकी आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाया करेगी। लेकिन उसके लिए सेल्फ रेगुलेट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं टेस्ट रखूँ और आप उसको आम तातील बना के छुट्टी कर लें तो वो गलत होगा। जी जी बिल्कुल। अब अगेन जब हमने कुछ पढ़ा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया होगा, तो फिर आपको घर से मैं कहूँगा कि आपने इसे देख के आना है, आपने उसकी रीडिंग करनी होगी। अब आगे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ वो होते हैं जिनको पढ़ के समझ आती है, वो खुद से लिख सकते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हम खुद से नहीं लिख सकते, जब तक हम रट्टा ना मार ले हमें चैन नहीं आता। वो स्टूडेंट अपने शौक से अगर रट्टा मारना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी अप्रोच ये होगी कि अब आप लोग चूँकि सीनियर और मैच्योर हो गए हैं तो अब आप लोग खुद से लिखने की पोजीशन में होंगे। फिर भी जिसको डर लगे तो फिर मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना, रट्टा मार लेना है। जो एक स्किल आपके पास मौजूद है फिर उस स्किल को इस्तेमाल करना है। लेकिन ऑडिट रट्टे वाला पेपर है नहीं। सीलो बीलो में मजबूरी थी कि वो 6 पॉइंट्स कौन से थे, वो 5 बातें कौन सी थी। इधर एक अप्रोच होती है। जी जी, इसमें अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी है या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पूछा है, स्पेसिफिक, वो कहते हैं कि ये इशू है, बताओ आप कौन सी रिपोर्ट दोगे। अब जब उन्होंने कहा ना कौन सी रिपोर्ट, तो फिर आपको एक टेक्निकल जार्गन यूज़ करना है कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा जिसके ये अल्फाज होंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि बताओ ऑडिटर वहाँ क्या करेगा, तो आप कहेंगे हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उनसे इंक्वायर करेंगे। आप सिंपल प्लेन इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। कुछ जी अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड जगह हैं ऐसी हैं जहाँ पे आपको जार्गन्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर वो डेफिनेशन पूछ लें वहाँ जार्गन यूज़ करना है, या वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इन सवालों में चंद 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स हमें बताएं, तो वहाँ वो जार्गन यूज़ करते हैं। अदरवाइज ऑडिट इज़ मच नियर टू लाइफ। ये अभी तक आपने जितने पेपर पढ़े हैं, सी लॉ, बी लॉ, उसमें आपको ना प्रैक्टिकल वाली फील उस तरह से नहीं आती थी। यहाँ पे फील है। यहाँ पे आप एक फर्म में बैठे हुए हैं, आप वहाँ क्लाइंट पे गए, आप वहाँ क्या काम करेंगे, किस तरह से, तो आपको वो वाली दुनिया की झलक नज़र आती है जिधर आप लोगों ने जाना 6 महीने बाद इंशाल्लाह। तो वो साथ साथ थोड़ा सा उसके भी किस्से चलते रहेंगे, उसकी भी बातें होंगी, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो एक प्रैक्टिकल सेंस नज़र आएगी। मज़ेदार पेपर है। मैंने आपको ये कहा था नहीं मुश्किल नहीं, ये मज़लूम पेपर है। मज़लूम इन अ सेंस कि इसके पड़ोसी भी भारी हैं, मज़लूम इन अ सेंस कि मार्केट में खौफ बहुत है इसका, और हमने एक वो जद्दोजहद की हुई है कि हमने खौफ नहीं पैदा होने देना। तो वो लोगों को बुरा लगता है। अपने ही बच्चे को पढ़ के समझ आ गई और उसका पड़ोसी परेशान है या उसका रूममेट परेशान है, तो बच्चा सोचता है कि मैं क्यों नहीं परेशान हो रहा। तो ऑडिट आपने पढ़ते जाना है। जिस चैप्टर की आपको समझ आती जा रही है, अगर आपको कोई आके डराए तो उसे कहना यार ये चैप्टर है, इसमें ये सारी बातें आई हैं, मेरे से जो मर्जी पूछ लो, अब तुम बताओ तुम क्यों परेशान हो रहे हो। और फिर अगर वो फिरंगी सवाल लेके आए तो उसे कहो भाई ठीक है, तुमने जब श्रीलंका जाके इम्तिहान देना होगा तो ये सवाल देख लेना। मतलब जब आई भी समझ है तो उसको क्यों डराया जाए। चलें हम पास पेपर करते हुए मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि आई कैप तो अपने ही पास पेपर से उठा के वो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा पैटर्न फ़र्क है। ये ACCA का सवाल देखने में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन 25 नंबर का सवाल होता है, 1.5 सफ़े का सवाल होता है। हमारे उस तरह का सवाल नहीं आता। तो हम उस पैटर्न की सबसे पहले प्रैक्टिस करें ना जो हमारा है। फिर भी आप लोग, मैंने आपको बताया कि जिसकी प्रैक्टिस पूरी हो गई है, उसने सारे पास पेपर कर लिए, वो कह रहा है सर अब मुझे मज़ीद प्रैक्टिस करनी है खौफ ख़त्म करने के लिए। पहली बात है उससे खौफ बढ़ता है, कम नहीं होता। फिर भी अगर आप कहेंगे मैं आपको 100 से ऊपर फॉरेन बॉडीज़ के सवाल इकट्ठे हुए हुए दे दूंगा कि ये सवाल हैं, आप इन्हें कर लें। और कुछ नहीं, आई कैप की जो किट है उसमें उन्होंने आधे ACCA के सवाल डाले, आधे CA के। मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा कि ये ACCA के सवाल हैं, इसमें बीच में आप कर लें। वो भी मोर देन इनफ है, आपको 70 के करीब वहाँ पर सवाल मिल जाने हैं। तो सवाल वही बात है कि जब मेरे पास तो फाइनल का अपने हाथ का लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में मैंने सजेशन दी हुई है, वो उधर मेरे सवाल यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। मेरे पास तो बैंक पड़ा हुआ है सवालों का। ऑथर के लिए क्या मसला है, उसने तो वो एक जगह वर्ड से उठा के दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन आप लोगों के लेवल पे वो बनता नहीं है कि आप इतने बड़े सवाल को देखें और उस पर परेशान हो।
लेकिन जब परेशान होने का दिल कर रहा हो आपने बता देना है, जिसका दिल कर रहा हो मैं उसको वो एक्स्ट्रा सवाल दे दूँगा, मसला कोई नहीं। नहीं तो आपने जाके बुक शॉप पे जाके कहना है कि जी आब्दी साहब का CA फाइनल का वॉल्यूम 2 चाहिए, 350 सवालों की प्रैक्टिस है, उसमें से चंद स्टैंडर्ड आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो तकरीबन 200 सवाल आपके लिए रेलेवेंट होंगे, वो कीजिएगा। नहीं होंगे तो आप समझ जाइएगा ऑडिट मुश्किल पेपर है, लेकिन कैफ में ऑडिट इतना मुश्किल पेपर नहीं है। डन। मैं इसीलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको लोग डराएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ऑडिट का खौफ बहुत ज़्यादा है, इतना गंदा इसका पास रेट नहीं है, कंपनी लॉ का ज़्यादा गंदा रेट है, लेकिन इसका खौफ बहुत है। ठीक है जी, डन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।